अगर आपके पास kind of idea है, product नहीं build हुआ, we have Codebase which is our incubator. अगर idea और product है but funding चाहिए, हमारे पास grant program and investments program है. अगर सब कुछ है, marketing support ही चाहिए, हमारे पास वो भी है. So any builder at any stage that has an idea, reach out to us. Opportunities इंडिया में नहीं मिली, सारे मेरे जो इंडियन क्लासमेट्स भी थे वो भी यूएस में रह रहे थे, तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑल्सो a relationship with somebody जो अभी now he's my husband. तो लगा कि थोड़ा यूएस रह लेते हैं, तो then I was applying and actually I joined LinkedIn after business school. Across South Asia काफ़ी interesting events कर रहे हैं, हम एक कॉन्फ्रेंस के साथ भी काफ़ी साइड इवेंट्स करेंगे. We wanted to be fun, we want कि कोई भी आए, they feel engaged, they feel कि कोई भाई मिल गया, बहन मिल गई टाइप से, कोई दोस्त मिल गए. So we're working on it. अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो प्लीज़ let us know. Lemonade organization कह रही है कि for some farmers in parts of Africa they will do crop insurance. वो अपने own L1 पे avalanche पे कर रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर. आज हमारे साथ है देविका मित्तल, one of the young guns of Web3. I am so proud to have her on this show. तो दोस्तों, देविका साउथ एशिया हेड है एवाला एप्स की, जो एवलांच ब्लॉकचेन पर एप्स को डिप्लॉय करने में हेल्प करती है, मदद करते हैं. वेलकम टू द शो देविका, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. आप कैसे हैं? बहुत बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार था मुझे, क्योंकि ये हमारा दूसरा एपिसोड है विद फीमेल लीडर. इट्स अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आपके सपोर्ट से, आप जैसे अन्य महिलाओं के सपोर्ट से ये प्लेटफॉर्म हम जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने मुझे चुना. चलिए तो शुरू करते हैं. देविका, पहले बात करते हैं आपके बैकग्राउंड की. सो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी? मैं दिल्ली में ही पैदा हुई थी, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्लीआइट पूरा. जैसे कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की, सो होपफुली दैट्स ट्रू फॉर मी ऑल्सो. मैं 18 वर्ष तक यहीं पे थी. आई वेंट टू मॉडर्न स्कूल, तो शाउट आउट टू एनी मॉडर्नाइट्स इफ दे आर लिसनिंग. एंड उसके बाद मैं यूएस चली गई थी 12 साल के लिए. तो अंडर ग्रेड मैंने वहीं पे किया था यूएस में, एंड 12 साल वहीं पे फिर जर्नी एक्सपैंड करी. तो आप यूएस पढ़ाई करने चले गए थे? हाँ, सो आफ्टर स्कूल आई थिंक हमें लगा, मेरे मेरे पेरेंट्स को, कि आई वाजंट श्योर कि क्या पढ़ना है, कि पॉलिटिकल साइंस करना है, इकोनॉमिक्स करना है, मैथ करना है. और मेरी मॉम तो एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं अप्लाइड मैथ. तो हमें सबको लगा कि अगर नहीं पता क्या पढ़ना है तो फिर दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, अब इंडिया में अभी नहीं रहना चाहिए. एंड माई ब्रदर ही वॉज ऑलरेडी इन द यूएस, तो सोचा कि लिबरल आर्ट्स एजुकेशन ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, अगर कहीं घुस गए तो देखेंगे. तो फिर अप्लाई करा था एंड आई वॉज वेरी लकी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि थोड़े कॉलेजेस में घुस गई. एंड फिर वहीं पे डिसाइड किया कि अंडर ग्रेड वहीं पे करना है. तो आई वेंट टू येल यूनिवर्सिटी, एंड वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के मेजर के विद इन मैंने अपना खुद का मेजर बनाया था, तो कॉल्ड स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी. तो थोड़ी क्लासेस पॉलिटिकल साइंस की ले ली, थोड़ी क्लासेस हिस्ट्री की ले ली, थोड़ी बिजनेस स्कूल की क्लासेस लेके एक मेजर एक साथ बना दिया था. तो आई रियली लव्ड इट एंड आई वाज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि वहाँ पे पढ़ पाई. यार देविका, क्या मज़ेदार कहानी है आपकी. येल जाके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये मौके बहुत कम नसीब वालों को मिलते हैं. तो आई एम सो ग्लैड दैट यू हैड दैट अपॉर्चुनिटी, यू गॉट दैट एक्सपोजर. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, दे प्ले सुपर क्रिटिकल रोल फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? तो हमें नहीं पता चलता है, बट जैसे जैसे कहानी खुलती जाती है और जब हम पीछे देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि यार, अगर ये जर्नी ना होती मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, तो ट्रजेक्टरी कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है. एब्सोल्युटली, आई थिंक हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, राइट? अगर डीयू जाती तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ होती, यहाँ पे भी इतने अमेजिंग प्रोफेसर्स हैं, इतने अमेजिंग क्लासेस हैं, यहाँ पे भी रह पाती, घर पे रह पाती. आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बिग प्रो फॉर मी. यहाँ पे वहाँ पे बिना जाने पहचाने पहुँच गए न्यू हेवन, राइट? ना जान ना पहचान, कोई कोई इतने दोस्त भी नहीं थे वहाँ पे. थैंकफुली एक दो मेरे दोस्त गए थे वहाँ पे, तो आई हैड सम कंपनी. पर आई थिंक मेरे लिए ये था कि यंग एज पे बहुत एक्सपोजर हो गया टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट. तो मेरे मेरे फ्रेंड ग्रुप में ही
एक लड़की अर्जेंटीना की थी, एक लड़की एक लड़की पेरू की थी, एक लड़का यूके का था, एक स्पेन का था, एक मैं थी, एक अमेरिकन लड़की थी। तो पूरी दुनिया से लोग थे, कोई हांगकांग से, कोई इधर से, कोई उधर से। तो आई थिंक वो बहुत वैल्यूबल था टू अंडरस्टैंड कि दुनिया हमसे भी बड़ी है, जी एंड देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एवरीवेयर। जी। नहीं, आपने बहुत ही मज़ेदार बात कही कि हर जगह के ट्रेड ऑफ्स होते हैं, राइट? तो आप सोच नहीं सकते, या कोई भी नहीं सोच सकता अगर आप डीयू में रहते, और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है स्पेशली। आप कौन से साल में यूएस गई थी? 2011। 2011, राइट? तो आई थिंक लाइक जस्ट मेकिंग, बिकॉज आपकी पढ़ाई भी पॉलिटिकल साइंस में रही है और हिस्ट्री में भी रही है, राइट? तो मुझे ये लगता है कि 2011 से लेकर अब तक का जो टाइम है वो बहुत ही डायनेमिक टाइम है इंडियन हिस्ट्री के लिए, हम जब आगे जाकर देखेंगे, क्योंकि इतने सारे बदलाव हुए। तो यू कैन इमेजिन अगर आप नहीं गए होते तो आपकी जर्नी क्या होती। बट ये तो खैर किससे बातें हैं कि जो मज़े लेने के लिए हम कर सकते हैं फिर कभी हाँ, मूव। हु नोज, क्या क्या पता कि शायद मैं पॉलिटिक्स में होती या धरने लगा रही होती, क्या पता। यू नेवर नो वेयर यू वुड हैव बीन अगर कुछ और किया होता। जी जी, बिल्कुल सही है। तो ये वन ऑफ द आईवी लीग्स, राइट? तो व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू कैन लुक बैक एंड से, यार ये दिस वाज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम येल? यू नो प्रश्न तो अच्छा है, पर आई डोंट थिंक कोई अच्छा आंसर है इसके लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक एक कुछ भी होता है कि तुम इसी जगह से सीख सकते थे या इन्हीं लोगों से सीख सकते थे। व्हाट आई कैन से इज, जो मैंने सीखा वाज कि क्वेश्चन एवरीथिंग, राइट? सब कुछ क्वेश्चन करो, सब कुछ सारे क्वेश्चन पूछो, सबको बी अ क्रिटिकल थिंकर। तो ये नहीं है कि वहाँ नहीं गई होती तो नहीं सीखा होता, बट वहाँ पे जाके ये सीख लिया। तो ये बहुत ही मज़ेदार बात है आपने। तो हमने रिसेंटली एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था शिलिका जैन के साथ। तो एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, राइट? वो पली बड़ी है बेंगलोर से, शी कम्स फ्रॉम मारवाड़ी फैमिली, राइट? और उनकी बात आपसे यहीं पर आकर मिलती है कि उनको बचपन से सुपर एनकरेज किया गया था कि आप सवाल करते रहो, इट डज नॉट मैटर वॉट you ask, right, wrong, keep on asking. So I think we are building a thread, hopefully जैसे जैसे आगे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा कि ये मुझे भी ये लगता है, क्योंकि मुझे भी ये बचपन से इनहेरेंटली मिला था, पता नहीं कहाँ से कैसे, एनवायरनमेंट से ही कहीं से मिला होगा। बट आई हैव ऑल्सो बीन वेरी इंक्यूजिटिव, राइट? तो वो काफ़ी हेल्प करता है जर्नी में। और आई थिंक हम जब और लोगों से बात करेंगे, आप और लोगों से बात करेंगे, आपको ये दिखेगा कि जो लोग क्रिप्टो में हैं वो काफ़ी ये सेम ही टाइप के कैरेक्टर हैं, राइट? कि सब सोचते हैं कि क्वेश्चन करो, सिस्टम्स ऐसे क्यों चलते हैं, बैंक्स ऐसे क्यों चलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे क्यों चलती हैं, मनी मार्केट्स ऐसे क्यों चलते हैं, लाइक एसेट मैनेजमेंट कैसे ऐसे, लाइक आई थिंक यू रियलाइज कि सब इसीलिए इधर हैं क्योंकि उन सब ने सोचा कि ऐसे क्यों है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ढांचा है समाज का, फाइनेंस का, पॉलिटिक्स का, जितनी जितनी भी पहलू है ज़िंदगी के, वो हमने महसूस किया हुआ है कि ये सब बहुत ही सेंट्रलाइज हो गए इन लास्ट 30-40 ईयर्स, राइट? तो ये ब्लॉकचेन वेब 3 की जो कहानी है वो वहीं से खुलती है कि भाई ये इतना सेंट्रलाइज है, इसको डिसेंट्रलाइज कैसे बनाए, राइट? तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो आगे चलते हुए, तो आपने ऑफिशियली आपकी पढ़ाई कब ख़त्म हुई एंड व्हेन डिड यू एंटर इनटू वर्कफोर्स? सो मेरी पढ़ाई 2015 में ख़त्म हुई थी, तो आई एंटर्ड द वर्क फोर्स इन 2015। तो पहले 1 डेढ़ साल आई वर्कड इन स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। मुझे तो एक्सेल यूज़ नहीं करना आता था, मैंने तो कभी कभी मॉडल नहीं बनाया था, कभी अकाउंटिंग नहीं करी थी, अकाउंटिंग क्लास ली थी पर उसमें ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था। तो आई थिंक कंसल्टिंग वाज अ रूड शॉक। एक तो लंबे लंबे घंटों काम करो हर रोज़, और फिर उसके ऊपर ये मॉडलिंग बनाओ, ये करो, प्राइवेट इक्विटी क्लाइंट्स को हेल्प करो, वो भी स्पेसिफिकली टेक, मीडिया और टेलीकॉम, TMT सेक्टर में। तो इट वॉज क्वाइट अ चैलेंजिंग टाइम इन माई लाइफ, एंड आई थिंक लुकिंग बैक शायद मैं अच्छी एनालिस्ट नहीं थी, बिकॉज मुझे कुछ पता ही नहीं था, राइट? सो आई वाज जस्ट लर्निंग ऑन द गो। सो आई थिंक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट,
एंड आई थिंक आई अंडरस्टूड कि मुझे टेक काफ़ी एक्साइटिंग लगता है. आई थिंक आई वांट टू वर्क इन टेक. मुझे लगता है कि इसमें देर इज़ अ वे टू इम्पैक्ट चेंज. एंड किसी तरह कुछ करो तो स्केल पे करो, राइट. एंड या तो इंडिया में भी करो, यूएस में क्यों करो. तो सो टेक मीडिया टेलीकॉम कंसल्टिंग करी, एंड उसके बाद आई मूव टू न्यूयॉर्क. मैं बॉस्टन में थी पहले, और सोचा कि अच्छा अब न्यूयॉर्क में काम ढूंढते हैं. तो फिर अप्लाई कर रही थी, सोच रही थी. और काइंड ऑफ एज ऑलमोस्ट एज अ जोक मैंने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की टीम पे के लिए अप्लाई किया, ऑब्वियसली थिंकिंग कि नहीं मिल पाएगा. एंड ऐसे ही अप्लाई करा, ज़्यादा सोचा भी नहीं, लगा नहीं मिलेगा. बट आई थिंक शायद लक्ष्मी वॉज स्माइलिंग एट मी और समबडी वॉज स्माइलिंग अप डाउन एट मी, तो गलती से मिल गया. सो आफ्टर दैट आई वॉज एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई वॉज ऑन द ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी टीम. तो आई थिंक हम लोग ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में आई थिंक अबाउट 20-30 लोग होते हैं ग्लोबली. आई वॉज लिविंग इन DC, बाकी टीम मोस्टली लिव्स इन सियाटल. एंड द मैंडेट इज़ कि माइक्रोसॉफ्ट के या तो बड़े प्रोजेक्ट्स हों, बड़े एक्विजिशंस हों, नई टेक्नोलॉजी हो जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो ये टीम वी वर्क अक्रॉस द कंपनी टू से कि क्या करना चाहिए. तो ये कौन सॉरी टू इंटरजेक्ट, जी, देविका, ये कौन से साल की बात है विद माइक्रोसॉफ्ट? 2017. वाह यार. तो अब हम फॉरे करते हैं लाइक इनटू द प्लेस जो जहाँ पर जाकर हमारे सिरे मिलते हैं, राइट. तो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू डिस्कवर्ड वेब 3? आपको पता है, आपको याद है किस तरह से आपकी वेब 3 की यात्रा शुरू हुई थी? हाँ, एब्सोल्युटली. तो माइक्रोसॉफ्ट में आई हैड अ बॉस, नहीं कहेंगे वो मेरे बॉस नहीं थे, पर वो सीनियर मैनेजर थे मेरी टीम पे, एलेक्स. तो शाउट आउट टू एलेक्स. तो एलेक्स वाज वेरी डीप इनटू वेब 3. बिटकॉइन खरीदे हुए थे, एथेरियम खरीदे हुए थे, एंड ये 2016 की बात है, जब किसी को ज़्यादा समझ भी नहीं आता था, एटलीस्ट इन द कॉर्पोरेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, राइट. हम लोग इतना एंटरप्राइज थे, इतना लाइक फोकस थे टिपिकल टेक. तो वेब 3 तो बहुत ही दूर की बात थी. एंड एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आया, आई थिंक सीनियर लीडरशिप टीम से किसी ने पूछा, आई थिंक शायद CU के ऑफिस से ही क्वेश्चन आया कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, कि ये है क्या चीज़ और माइक्रोसॉफ्ट में कुछ करना चाहिए क्या. सो एलेक्स ने ही जम्प्ड एंड ही सेड कि ये मैं प्रोजेक्ट करूँगा. एंड वो ढूंढ रहे थे कि कोई और उनके साथ कर ले, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि मेरा ऑफिस उनके बगल में ही था. तो ही सेड कि मैं और देव का ये प्रोजेक्ट करेंगे, एंड हम लोग सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट को ब्लॉकचेन के बारे में क्या करना चाहिए और रिकमेंडेशन देंगे. एंड फिर देखते हैं क्या होता है. सो ही काइंड ऑफ स्टार्टेड एंड ही वाज वेरी वेरी एंथू, जैसे हिंदी में इंडिया में जैसे एंथू कटलेट कहते हैं थोड़ा. तो ही इज अ टोटल एंथू कटलेट, एंड ही सेड कि चलो ये कुछ करना है, ये ब्लॉकचेन के बारे में करना है, टोकन बनाना है, ये करना है, वो करना है. एंड आई सेड ये मेरा बहुत टाइम वेस्ट है, एंड ये क्या प्रोजेक्ट है, मुझे किसी और नॉर्मल प्रोजेक्ट पे कोई डलवा दे. But I think as I started thinking more and हम लोगों ने और explore किया, we really started thinking कि क्या use cases हो सकते हैं at a large company like Microsoft, है ना. And उस ज़माने में तो कुछ NFTs नहीं थे, कुछ इन गेम एसेट नहीं थे, ये सब कुछ नहीं था. पर उस ज़माने में हम सोच रहे थे कि अगर Xbox के गेम्स में जो खरीदते हो या स्वॉर्ड्स होती हैं, स्किन्स होती हैं, वो अगर ट्रेडेबल होती हैं, एसेट होती हैं, वी डिडंट हैव एनी टर्मिनोलॉजी, बट ये तो बहुत क्रेजी आइडियाज़ थे कि माय गॉड अगर ये ऐसा होता तो ये दिस वुड बी इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक इट वाज क्वाइट अर्ली डेज, बट वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट. और ऑन द साइड मैंने सोचा चलो थोड़े इथेरियम, थोड़ा बिटकॉइन, थोड़े बिटकॉइन नहीं पर थोड़ा बिटकॉइन खरीद लेते हैं फॉर मी एंड माई ब्रदर. तो मेरे भाई ने खरीदे थे थोड़े से, एंड we just haven't touched it at all since. But we really started thinking about it, looking at the space, दोनों trading side पे और also actual use case side पे. So I got quite enamored, I think जो कहते हैं, right, and लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए. Especially because मेरा काफ़ी passion था कि US में बैठी हुई थी, but इंडिया आना था, पर पता नहीं था क्यों, कब आऊँगी, कैसे आऊँगी, क्या करूँगी, राइट. कोई फैमिली बिजनेस तो कुछ टेक में था नहीं, तो क्या करूँगी, जॉब ले लूँगी, बट जॉब तो US में भी है, H1B वीज़ा भी था. कभी कभी लगता था कि वीज़ा है तो रहना चाहिए, इतने लोगों को चाहिए होता है, नहीं मिलता है, मेरे पास वीज़ा है तो मैं उसको छोड़ के चली जाऊँगी तो अनग्रेटफुल हूँ. तो ऐसे थॉट्स थे. आई वाज यंग ऑल्सो, अर्ली 20s. जी. तो फिर आई थिंक ब्लॉकचेन में देख रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट में थोड़े POCs हेल्प रन करें. देन आई डिसाइडेड कि अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, दिमाग लगाते हैं कि करना क्या है नेक्स्ट स्टेप्स. सो आई वेंट टू बिजनेस स्कूल. तो 2 साल मैं बिजनेस स्कूल में थी. ये कौन से साल की बात है, आप बिजनेस स्कूल? 2019 to 2021, तो कोविड टाइम्स. ओके.
तो पूरे कोविड के टाइम में मैं बिजनेस स्कूल में थी अनफॉर्चुनेटली, ज़्यादा कुछ पार्टी नहीं करी, ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं किया। मैं आगे भी नॉन बिजनेस स्कूल लोगों से ज़्यादा पार्टी की शायद ड्यूरिंग कोविड, बट जितना कर सकते थे उतना नहीं किया। तो वॉज इन बिजनेस स्कूल पर देख रही थी कि ब्लॉकचेन में क्या हो रहा है, वेब3 में क्या हो रहा है। सोच रही थी कि बिजनेस स्कूल के बाद अप्लाई भी करूँगी कहीं। पर वही था कि लग रहा था कि इंडिया आना था, बट कोविड हो गया, फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं मिली। सारे मेरे जो इंडियन क्लासमेट्स भी थे वो भी यूएस में रह रहे थे। तो आई जस्ट स्टार्टेड ऑल्सो रिलेशनशिप विद समबडी जो अभी नाउ ही इज़ माई हस्बैंड। तो लगा कि थोड़ा यूएस रह लेते हैं। जी। तो देन आई वॉज अप्लाइंग एंड एक्चुअली आई जॉइन लिंक्डइन आफ्टर बिजनेस स्कूल। तो आपने बिजनेस स्कूल कौन सी ज्वाइन की और कहाँ पर की? या तो आई वॉज इन वॉटन, तो बिजनेस स्कूल, वॉटन बिजनेस स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, तो फिलाडेल्फिया में है। वन आईवी लीग टू अनदर। तो बहुत मुझे पता है राइट कि एज ग्रोइंग अप किड्स राइट, कॉलेज में जाना है, पढ़ाई करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक उसकी वैल्यू होती है, ब्रांडिंग होती है, एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड विद द एल्यूमिनाई राइट, कैसे लोग वहाँ से निकले। तो काफ़ी लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक तवज्जो देते हैं वो नामों को। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि आपके पास एक नहीं 2 आईवी लीग है। तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एंड अगेन लाइक you were in Pennsylvania for that 2 years, right? During that COVID time. So just giving it back to you. You can continue. तो फिर आप कह रहे थे आपने LinkedIn ज्वाइन किया। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच ऑल्सो। आई थिंक कभी कभी लगता है कि लोग कहते हैं कि कॉन्ग्रेट्स टू यू, पर आई थिंक ये भी है, वी शुड कीप इन माइंड कि इट्स नेवर कॉन्ग्रेट्स टू जस्ट मी, राइट। मतलब कहते हैं कि टेक्स अ विलेज, या तो और यू आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। आई थिंक डेफिनेटली ये ट्रू होता है। आई थिंक मेरे केस में तो सर्टनली ट्रू है। अगर इफ़ आई सी कि मेरे मॉम और डैड भी कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे, उन्होंने कितनी मेहनत किया। तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आप देखिए, मेरे दादाजी को आप देखिए, he was came from nothing and really built something for himself, एक फैमिली बिजनेस शुरू किया जो अभी भी चलता है इंडिया, ऑल अक्रॉस इंडिया। तो आई थिंक ऑफ कोर्स मैंने काम भी किया, कोशिश भी करी, मेहनत भी की, पर आई थिंक ये भी है कि आई वाज वेरी लकी टू हैव द राइट सपोर्ट सिस्टम एंड द राइट रिसोर्सेज एंड द राइट एडवाइस। अगर उसके बिना आई थिंक सबसे ब्राइटेस्ट किड्स भी दे वुड नॉट हैव हैड द एक्सेस। तो आई विल से कि फॉर्चुनेट भी हूँ बहुत, काम भी किया था, पर फॉर्चुनेट भी हूँ बहुत। सो एनीवेज वेंट टू लिंक्डइन। तो लिंक्डइन ज्वाइन किया था, 3 महीने के लिए ज्वाइन किया था, पर बहुत बोर हो रही थी। तो आई थिंक रोल थोड़ा डिफरेंट था फ्रॉम व्हाट इज़ मे बी द बेस्ट फिट फॉर मी। एंड बट लिंक्डइन अमेजिंग कंपनी है, उनका ऑफिस अमेजिंग है, कल्चर अमेजिंग है। आई रियली वॉज एंजॉइंग इट। बट आई थिंक थोड़ा इच था कि कुछ वेब3 में करें, कुछ डिफरेंट करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी कर लिया था जो इतनी बड़ी कंपनी थी। एंड एट द बैक ऑफ माई हेड आई केप्ट थिंकिंग कि अगर अभी कुछ रिस्की नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। एंड अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, पेरेंट्स की अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी को घर वापस पैसे नहीं भेजने हैं, ऐसे अभी कुछ स्टार्टअप वार्टअप नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। और वो भी लाइफ ठीक है, आप कहीं बड़ी कंपनी से बड़ी कंपनी जाओ, वो भी लाइफ सही है। आर्ग्यूबली दोस पीपल प्रोबेबली मेक मोर मनी, बट मुझे लगा कि अभी रिस्क लेना है, एंड अभी नहीं लिया तो नहीं ले पाऊंगी। तो मैंने अपने एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट के पुराने बॉस से बात करी थी, एंड मेरी बॉस की बॉस से बात करी थी, और उन दोनों ने इंडिपेंडेंटली ये सेम चीज़ बोली। दे सेड कि अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, अभी कुछ रिस्की कर लो, बिकॉज बाद में लगेगा कि काश मैंने किया होता, और काश मेरे पास किसी को स्कूल नहीं भेजना है, किसी के फीस नहीं भरनी है, तो अभी कुछ कर लो, कुछ पागल कर लो। तो सोचा चलो करते हैं। सो देन आई स्पीकिंग टू एलेक्स, जो मेरे पुराने टीममेट थे माइक्रोसॉफ्ट में, और उन्होंने मुझे बोला कि हे जॉइन द वेब3 कंपनी और ओके कॉइन। तो ही सेड चल तू आ जा, यहाँ पे करेंगे, एंड आई सेड नहीं, मुझे वीज़ा चाहिए, मुझे ये है वो है, पे कट है, ये है वो। ही सेड डजंट मैटर, ही सेड जस्ट कम, इल बी एक्साइटिंग, इल बी डिफरेंट, एंड वेब3 में कुछ करेंगे। एंड आई वॉज रियली इंटरेस्टेड, तो मैंने सोचा चलो करते हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ हाउ आई केम फुल टाइम इनटू द वेब3 वर्ल्ड। यार ये बहुत ही मज़ेदार है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये कहानियाँ ये जो इंडिविजुअल स्टोरीज़ होती है, और मैं इसे सक्सेस स्टोरीज़ कहता हूँ, बट आई विल गिव यू माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, राइट। ये थोड़ी हटके, बट ये कहानियाँ, ये जो एंगल्स होते हैं,
यूनिक सिचुएशंस होती है हर किसी के साथ, राइट? तो ये मुझे इतनी मज़ा आती है जानने में, और मेरी कोशिश है कि हमारे सुनने वालों को, हमारे ऑडियंस को भी ये कहानी फैसिनेटिंग लगेगी, राइट? तो आई रेड समवेयर समथिंग अबाउट सक्सेस, और वो मेरे साथ चिपक गया है। तो सक्सेस की डेफिनेशन जितने मुंह उतनी बातें, उसी तरह हर किसी की अलग डेफिनेशन हो सकती है, राइट? सो देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग, बट आई इम्बाइब दैट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सिंस आई रेड दैट। तो सक्सेस इज़ an opportunity of being able to fail, right? So if you make a choice and the failure does not bother you, right? So that is success, because ultimately, if you are able to do anything and you have got opportunity and liberty to fail, that's the biggest success. उससे बड़ी सक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि कितने लोगों के पास शायद एजुकेशन होगा, पैसे होंगे, स्टेटस होगा, पावर होगा, राइट? बट दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली अफ्रेड ऑफ फेलिंग। तो इतना लिबरेटिंग वो फीलिंग हो जाता है कि इफ़ आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू फेल, आई मीन दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस। सो व्हेन यू टुक दैट कॉल, जिसे आपने रिस्की बैट कहा, राइट? आपने कहा कि मेरे पास मेरी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, आई डोंट हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कैन एक्सप्लोर सर्टन थिंग्स, और आपको जैसे आपके मेंटोर्स ने भी बताया कि लाइक यू नो डू समथिंग रिस्की। तो मैं उसको रिस्की नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ दैट्स द रियल सक्सेस, टू बी एबल टू डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू इररिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। 100%, 100%। आई थिंक अगर आप तब तक मेरी ट्रेजेक्टरी देखो तो लगता है कि कभी कुछ रिस्की करा ही नहीं था, राइट? कि मतलब ठीक है, मतलब वो मुश्किल शायद चीज़ें करी थी, मुश्किल जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुश्किल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, पर ये रिस्की चीज़ें नहीं थी, राइट? ये नहीं था कि यहाँ पे नहीं घुसूंगी तो फेल हो जाऊंगी। एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार थी मेरी ज़िंदगी में कि लगा कि कुछ करूँगी और शायद फेल करूँगी, बट ठीक है। सो आई थिंक टू योर पॉइंट, आई थिंक दैट वाज सक्सेस एंड इट्स वेरी फ्रीइंग टू से कि कुछ नहीं होता, फायर हो गई, फेल हो गई, कुछ नहीं होता, कुछ कोशिश तो करी। आई नो कि हमारे जो सुनने वाले बहुत सारे यंग ऑडियंस होती है, तो द टर्मिनोलॉजी प्लेज अ बिग रोल, राइट? तो अगेन लाइक यू नो एक डिफरेंट वे से मैं देखता हूँ। तो जो आप जिसको रिस्की कह रही है, मैं उसको रिस्की नहीं कह रहा हूँ। जो चैलेंजिंग होता है, जो हार्ड होता है, राइट? बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती है। वो ऐसा काम होता है कि जो आपको सुकून नहीं देता, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता, बट आप घंटों घंटों, हफ्ते दर हफ्ते, महीने बाद महीने, सालों वहाँ पर स्लॉग करते रहते हैं फॉर अ पे चेक, राइट? अब वो पे चेक की कोई लिमिट नहीं हो सकती, कितना भी बड़ा होगा, लेकिन दैट इज़ ग्रूसम लिविंग, राइट? बट इफ़ यू मेक little bit whatever you need to survive, but you are able to do what you want to do, or at least being able to try that, तो उसे रिस्की बैट नहीं कहता मैं, या बिल्कुल नहीं मानता। ये लिबरेटिंग है, राइट? सो इट्स अ वेरी लिबरेटिंग। और रिस्क का हमें हिंदुस्तानी माइंडसेट, कहीं पर भी आप हिंदुस्तान से कहीं भी हिंदुस्तान में आप पैदा हुए हो, हमारा जो माइंडसेट होता है ना, तो वो हमें लाइक यू नो एक्चुअली इफ़ यू look at our philosophical stuff, right? थोड़ी conversation हट रही है, but I think it is important. If you look at Ramayana, if you look at our mythology, right? The real message is to be able to do things which are innate to you. और उसको हमने टैग दे दिया है कि रिस्की। भैया लाइक यू नो वो अगेन लाइक यू नो कोटिंग समवन एल्स फ्रॉम द पॉडकास्ट, ही वाज अ 90s किड, तो उसने मुझे बताया कि वो क्रिकेट की तरह है कि सेफ्टी फर्स्ट, परसेंटेज क्रिकेट खेलनी है, आउट नहीं होना है। तो वही माइंडसेट। तो सॉरी, कमिंग बैक, आई थिंक दैट वाज नॉट अ रिस्की बैट यू टुक, आई थिंक दैट वाज अ लिबरेटिंग डिसीजन यू टुक। अगेन करेक्ट मी इफ यू अग्री और यू डोंट अग्री। No, I think I agree, but I think as you said, terminology is important, but I think it's also important to recognize कि आप, like you said, कि इंडिया में वो mindset है कि कुछ भी हो जो is off the beaten path, तो वो risky है। तो मैंने जब सोचा मैं करूँगी, मेरे मॉम ने मुझे बोला, मेरी मॉम ने बोला कि क्या कर रहे हो, अच्छी कंपनी में काम है, अच्छी सैलरी है, ये चलेगा नहीं, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे? So I think I might have felt liberated, but I think it's also important to recognize कि pushback होता है, community से pushback होता है, family से pushback होता है, and अगर करना है तो करना चाहिए, but just stay strong.
नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ यू फील लाइक डूइंग जस्ट डू इट। एट द एंड ऑफ द डे देर आर नो श्योरिटीज़, राइट? आप ये भी करो वो भी करो, कोई गारंटी तो नहीं है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एवा लैब्स, राइट? हाउ डिड दैट हैपन? सो मैं आई थिंक अबाउट 2 साल के लिए आई वाज एट ओके कॉइन। तो ओके कॉइन इज़ एन एक्सचेंज एंड वो लाइसेंस एक्सचेंज है जो ओके एक्स का पार्ट है। तो ओके एक्स लाइसेंस तब बन गया, आई थिंक अब ओके कॉइन नाम वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ओके एक्स लाइसेंस एंटिटी है जहाँ पे जैसे यूएस, ईयू, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया जो लाइसेंस मार्केट्स हैं जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए लाइसेंसेस चाहिए, वहाँ पे जो एक ओके एक्स का प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है। तो वहाँ पे 2 साल थी। बहुत सीखा वहाँ तो के ओके 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 एक्स इज यूएस बेस्ड या बाहामा है? नहीं, ओके एक्स का आई थिंक हेडक्वार्टर्स आई बिलीव मेन ऑफिस तो सिंगापुर में है, पर आई एम नॉट श्योर कहाँ वो डोमिसाइल्ड है। एंड ओके कॉइन का ऑफिस न्यूयॉर्क एनएसएफ में है, एंड एक दो अदर जगह में। आई वाज इन न्यूयॉर्क। तो वहाँ पे 2 साल थी, तो काफ़ी सीखा, काफ़ी देखा देखा कि क्या प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज सक्सेस। बट लगा कि अगेन ये थोड़ा बहुत यू आर वेरी अवे फ्रॉम द एक्शन इन सम वेज। तो जब व्हेन यू आर एट द ट्रेडिंग साइड यू आर जस्ट नॉट। जस्ट टू गेट द टाइमलाइन, तो ये कौन से साल की बात है? 2 साल जो ओके एक्स में थे आपके? ये 2021 टू 23। ओके। तो 2 साल लास्ट सितंबर तक। तो फिर बहुत कर लिया और फिर सोचा कि अरे कुछ अलग करते हैं। और अगेन आई स्टार्ट गेटिंग दिस एज कि अब इंडिया जाना है। तो लगा कि अब शादी होने वाली है शायद, एंड माय माय पार्टनर एंड आई वी वर क्वाइट सीरियस। एंड वो अमेरिकन है, तो मुझे लगा कि अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगे। वही आइडिया था, राइट? जैसे Web3 के लिए घुसे, फिर लगा कि इंडिया जाना है, कि अभी अभी नहीं गई तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगी, और अभी ट्राई नहीं किया तो कब जाऊंगी, कब ट्राई करूंगी। अमेरिकन को कहाँ से इंडिया लाऊंगी अगर कभी खुद ही काम नहीं किया इंडिया में, राइट? किस क्या कौन से एक्सपीरियंस को रिलाई करके बोलूँगी कि चलो इंडिया चलते हैं। तो सोचा कि अब चलते हैं, चलो इंडिया चलते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या करना चाहिए इंडिया में, करना चाहिए Web3 में, इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक अगेन इट ऑल ऑल्सो कम्स बैक टू रिलेशनशिप्स, राइट? जैसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत संबंध। सो इट्स किसी को जानती थी, उन्होंने वो किसी और को जानते थे, वो किसी और को जानते थे। उन्होंने पता था कि एवा लैब्स में ये रोल है, कि साउथ एशिया के लिए रोल है। एंड तो फिर एक दो रोल्स के लिए अप्लाई करा। थोड़े दुबई साउथ एशिया फोकस थे, कोई ग्लोबल फोकस थे। और फिर जब ये रोल मिला, लगा कि चलो चलते हैं। तो आई थिंक मैंडेट काफ़ी एक्साइटिंग था कि पूरे साउथ एशिया में देखना है कि क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना है, लार्ज कंपनीज के साथ काम करना है, गवर्नमेंट्स के साथ इंटरफेस करना है। तो लगा कि एक नया नया चैलेंज है, एक नई जोग्राफी है। नए नए संबंध बनाने पड़ेंगे, नए रिलेशनशिप, नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बट कुछ करते हैं। सो अगेन सो जस्ट सेड कि चलो करते हैं, एंड देन मेड द मूव। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार पहलू है वेब3 का कि आप कहीं पर भी हो, राइट? आप अपने घर में हो, आप कोई भी कंट्री में हो, जब तक आपके पास लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन है, आप कोई भी रोल वेब3 में कहीं पर भी बैठ कर सकते हो। ऑन अ पर्सनल नोट, इज़ योर हस्बैंड ऑल्सो ही इज़ वर्किंग इन नॉट, वेब3? उनका स्टार्टअप है हेल्थ केयर में। ओ, तो वेरी वेरी डिफरेंट ओके। इंडस्ट्री। तो थोड़ा बैलेंस भी रहेगा, क्योंकि नहीं तो दो दीवाने मिल जाते तो ब्लो अप होने के वही चांसेस वही बढ़ हमने अपना जाते थोड़ा रिस्क डाइवर्सिफाई कर दिया था। सोचा कि तुम कुछ करो, मैं कुछ करूँ। हैं। नहीं नहीं, मज़ेदार है। कमिंग बैक विथ एवा लैब्स, राइट? तो यार एवलांच गॉट अ बिग नोटिस इन 2021। तो जाहिर है मैं बहुत ही एक्टिव रहा हूँ पिछले 5-6 साल से इंडस्ट्री में, बट आई बीन माई गेज हैज़ बीन ऑफ एन आउटसाइडर, राइट? तो मैंने कभी अभी तक मेरा जो गेज था वो एक कम्युनिटी मेंबर, पार्टिसिपेंट का व्यू था। तो आई स्टार्टेड सीइंग एवा एवलांच, सॉरी, आई स्टार्टेड सीइंग एवलांच टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2020s। मेरे started flagging in my network, and then what a bull run people saw in 2021. तो जाहिर है कि it became one of very well known name. तो obviously when you cracked Eva Labs last year, तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सॉरी, आई एम सेइंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सो
how was the process of getting or cracking that तो opportunity? आप जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं कि जो अब मैं क्या कर रही हूँ उसके बारे में पूछ रहे हैं? पहले तो जॉब कैसे क्रैक की, फिर ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि आप क्या हाँ, तो करते हो। जॉब में तो जैसे इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू था तो 3-4 इंटरव्यू थे। एक टेक होम एग्ज़ाम टाइप होते हैं कि अगर तुम्हें ये मिल गया तो तुम क्या करोगे, तो अगर मिल गया तो कैसे स्ट्रक्चर करोगे, किस किस कंपनी के साथ बात करोगे, कि कैसे करोगे। सो आई थिंक वो तो काफ़ी ऑनेस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट मैरिंग माई इंटरेस्ट, माई स्किल, माई नेटवर्क, ये जो सब होता है, एंड हैविंग कन्विक्शन कि कर पाएंगे, राइट, कि साउथ एशिया में कर पाएंगे। एंड आप सोचिए साउथ एशिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना इतना पॉपुलेशन इतनी है। आई थिंक अगर आप बाकी सारे हमारे मार्केट्स को पुट टुगेदर भी करेंगे तभी भी उसकी पॉपुलेशन डजंट कम टुगेदर क्लोज टू द साउथ एशियन मार्केट, राइट। सो एंड हमारा बिल्कुल कोई प्रेजेंस नहीं था। सो आई थिंक जब मिली जॉब तब लगा कि इट्स गोइंग बी वेरी टफ, इट्स गोइंग बी वेरी चैलेंजिंग। वो भी इतनी कंट्रीज को कवर करना है, इतनी इतनी जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ भी हैं पर डिफरेंसेस भी हैं, डिफरेंट मैनर ऑफ वर्किंग भी है। पर लगा कि चलो ट्राई करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे जो गोल है कि जो सारी मार्केट्स हैं साउथ एशिया में, वहाँ पे एवलांच शुड बी द गो टू ब्लॉकचेन। एंड द आइडिया इज़ कि अगर कोई भी लार्ज कंपनी या गवर्नमेंट एजेंसी या स्टार्टअप सोचे कि हमें कुछ बनाना है ब्लॉकचेन पे, हमें कुछ रियल बनाना है, कुछ एवरलास्टिंग बनाना है, कुछ सस्टेनेबल बनाना है, तो वो ब्लॉकचेन पे एवलांच पे बनाएं, और स्पेशली वो अपना L1 एवलांच पे लॉन्च करें। तो Avalanche, what is very exciting about Avalanche, and something that I felt कि I can really back and अपना नाम उस पर लगा सकती हूँ, is that Avalanche में you don't have to put things on the public chain। तो आप देखिए, आप इथेरियम पे अगर कुछ लगा रहे हैं तो आपको पब्लिक चेन पे अपने ट्रांजैक्शन डालने पड़ेंगे। अगर आप कोई L2 पे भी डाल रहे हैं तो आप ट्रांजैक्शन L2 पे डाल रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन तो L1 पे इवेंचुअली जैसे इथेरियम पे डाल रहे हैं। Avalanche में जी अगर आपको सी चेन हमारी पब्लिक चेन पे नहीं डालना है, आप अपनी प्राइवेट या जी पब्लिक खुद की सेपरेट L1 बना सकते हैं। तो अगर आप सोचें कि जी हाईवेज हैं, तो हमारा एक बड़ा सा हाईवे है विच इज़ आर सी चेन, और उसके पैरेलल बहुत सारी अलग अलग रोड्स चल रही हैं, और हर पैरेलल रोड एक अलग एवलांच की L1 है जो आपकी है। बिल्कुल सही कहा। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई एम आल्सो सिंप्लीफाइंग इट फॉर आवर ऑडियंस, राइट। तो L1 का मतलब होता है लेयर वन, राइट। तो जो मेन चेन होती है वो उसे लेयर वन कहा जाता है। जैसे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसको लेयर वन कहा जाता है, सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसको लेयर वन कहा जाता है, एवलांच और इथेरियम ये सब लेयर वन है। तो देविका, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जैसे समझ रहा हूँ तो जो एवलांच लेयर वन सॉल्यूशन है वो लेयर वन जैसे हर कोई पब्लिक ब्लॉकचेन है उसी तरह है, और उसे कहा जाता है एवलांच की सी चेन, राइट। बट उसके साथ आज मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ या मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मुझे चाहिए कि भाई मुझे एवलांच की ब्लॉकचेन पर बनाना है, बट मुझे सी चेन यानी जो पब्लिक ब्लॉकचेन है उसके ऊपर मेरा डाटा पब्लिश नहीं होना चाहिए, हमारे लिए एक प्राइवेट रोड हो। तो आपने जैसे एक्सप्रेस वे की बात की, उसी तरह से अगर मुझे बम्बई से दिल्ली भी जाना है तो मैं ये पब्लिक रोड यूज़ कर सकता हूँ या प्राइवेट रूट जहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी टीम या मेरी ऑफिस के लोग ही आ जा सकते हैं। तो समथिंग सिमिलर टू दैट, हैव आई ऑलमोस्ट, गॉट इट बट राइट? इसमें आइडिया है कि इट डजंट हैव टू बी प्राइवेट। तो ये है कि आप सोचिए, अगर आप फ्रॉम स्क्रैच अपना लेयर 1 बना रहे होते, अगर आप एथेरियम आज शुरू कर रहे होते या एवलांच बना रहे होते, आप उसको कुछ भी कर सकते थे। आप उसको परमिशन या परमिशनलेस कर सकते थे, आप उसको पब्लिक या प्राइवेट कर सकते थे, आप उसमें और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं KYC या AML के आप डाल सकते हैं, डाल सकते थे। सेम आइडिया है, हम आपको टूल्स देते हैं, अपना कंसेंसस मैकेनिज्म दे देते हैं, और बोलते हैं कि अच्छा आपको दिल्ली मुंबई की एक्सप्रेसवे पे नहीं जाना, उसमें बहुत ट्रैफिक है, ठीक है, टोल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हाई है, आपको एक अलग सड़क बनानी है बगल में पैरेलल, आप बना लो। अगर आपको प्राइवेट रखनी है, बस आपकी टीम जा सकती है, आप अपनी प्राइवेट बना लो। आपको पब्लिक पे खोलनी है, आप खोल दो, राइट, इट्स अप टू यू। It's very much like L2 of Avalanche, but you have got an opportunity to make it public or private. इट्स नॉट एन Am I L2। right? तो L2 में क्या होता है, आप L2 में क्या करते हैं, आप ट्रांजैक्शंस बैच करके आप L2 पे डालते हैं, और इवेंचुअली वो जो ट्रांजैक्शंस हैं सारे Consensus. L2 के वो बैच होके L1 पे जाते हैं। यहाँ पे ये नहीं होता। जी
आप L1 से हमारी पब्लिक सी चेन से आप सेपरेट हैं। ये अब आप सोचिए, आपने इथीरियम बना दिया अपना खुद का। बस आपको क्या चाहिए होता है एक L1 बनाने के लिए? आपको वैलिडेटर चाहिए होते हैं, आपको कंसेंसस मैकेनिज्म चाहिए होता है, राइट? आपको, आई मीन ऑब्वियसली योर कोड नीड्स टू वर्क, यू नीड हैव अ टूल सेट, राइट? एंड जो SDKs चाहिए, ये सब जो बाकी डेवलपर टूल चाहिए वो चाहिए, वो होने चाहिए। हम आपको वो सब देते हैं। आप एवलांच का कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर होस्ट करना है, आप एवलांच को एक मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, पर आप गैस फीस कोई नहीं भर रहे हैं टू दी L1। आपके कोई ट्रांजैक्शंस हमारे L1 पे, लाइक सी चेन पे इवेंचुअली नहीं जा रहे। So there is no dependency on the public Avalanche main C chain or the P chain, और हमारे पे 3-4 P chain, X chain, C chain है, उस पर कोई आपकी डिपेंडेंसी नहीं है। आप बस हमारा इकोसिस्टम, हमारा कोड, हमारा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, एंड टू डू दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ फीस, बट यू आर रनिंग पैरेलल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अस। आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा एक्सपोजर, मेरा लीनिंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इथेरियम सेंट्रिक, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तवज्जो नहीं देता हूँ किसी और के लिए। तो मुझे ये जो आपने बताया ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगा। अब इसके रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस क्या होंगे, कैसे होंगे, वो नहीं पता, बट as long as there is a variety, there is an alternative, there is not only a way to do things, right? I'm all for it, right? Because it opens up and it decentralizes the ecosystem in general, right? क्योंकि who knows, that could be a better model in 10 years, and वो वक्त ही बताएगा। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ स्पिनिंग अप लेयर 1 और उसके लिए जो मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए जो एक्सपेंस होते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस आर दैट दैट कॉस्ट ऑफ सेटअप वुड बी वेरी फ्रैक्शनलाइज्ड, एंड you just pay a small lump sum or fees or whatever that structure is to Avalanche, and you get your toolkits to do whatever you want to build, या जो भी बनाना है, जैसे भी बनाना है आप बना सकते हो, but ideally you will become a separate layer 1 in itself. तो आई थिंक जब आप कह रहे थे कि 10 साल लगेंगे टू सी इफ दिस इज अ बेटर मॉडल, आई थिंक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दिस इज अ बेटर मॉडल। आप ऑलरेडी अगर आप देखें, स्पेशली लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखें, आप लार्ज एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज में जहाँ पे बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, वो सब अब एवलांच L1 लॉन्च कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट एनी डिपेंडेंसीज, राइट? उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए आपके इथीरियम पे। इथीरियम पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट वेरी कर सकती है, योर ट्रांजैक्शंस पर सेकंड इज़ वेरी लो, you can have delays, wait time, congestion, ये सब, I mean that's the nature of Ethereum, right? And of course Ethereum is the OG, and उसको कोई, I think you can't say कि Ethereum will not work, but I think Ethereum was not meant for scale। जब बनाया था, it was not meant for scale, and I think हम इतने सारे L2s और L3s क्रिएट कर रहे हैं बार बार ताकि कुछ हो जाए, ताकि कुछ स्केल हो जाए, but eventually it's not able to handle the load that the system requires। स्पेशली अगर एक्चुअल यूज़ केसेस आपको ब्लॉकचेन पे डालने हैं, आपको मतलब 5,000 ट्रांजैक्शंस एक महीने में डालने हैं, तो आप डाल दीजिए इथेरियम पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इफ़ यू हैव 10 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ मंथ और मोर, आपके लार्ज स्केल एंटरप्राइज, आप देखिए, आप डेटा जो है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जो AWS पे डाल रहा है, वो इथेरियम पे नहीं डाल सकता, पॉलीगॉन पे भी नहीं डाल सकता, कोई और L2 पे नहीं डाल सकता, वो कॉस्मोस पे शायद डाल पाए, बट लाइक मोस्ट L1s L2s अभी दे आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ स्केल, right? And we need that kind of scale अगर हमें actually like legitimate enterprise solution बनना है as a technology, as blockchain। I'm just very curious because I'm also learning, तो ऑडियंस के साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ एवलांच के बारे में। तो कितने वैलिडेटर्स है? व्हाट्स द नंबर ऑफ वैलिडेटर्स सेट करंटली एवलांच है? So your validators on C chain is not dependent on the number of validators you have for your own sub L1। तो आपके L1 में आप डिसाइड करिए आपको कितने वैलिडेटर चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू हैव 3 वैलिडेटर्स, आप 3 करिए, आपको 5 करना है, आप 5 करिए, आप 8 करिए, आप 8 करिए। अगर आप बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोलते हैं कि 5 या 8 कर लीजिए। अगर छोटा सा गेम या कुछ है तो 3 भी काफ़ी हैं, 2-3 काफ़ी हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन एवलांच इटसेल्फ। आई थिंक 1000 प्लस हैं, बट अगेन दैट्स नॉट रेलिवेंट, राइट? व्हाट्स रेलिवेंट हियर इज आपके L1 पे आप इंडिविजुअली कितने वैलिडेटर्स आपको चाहिए, एंड आपका यूज़ केस क्या है। सो इफ़ यू आर सीइंग, जैसे कैलिफोर्निया में जो DMV है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स, उन्होंने कहा कि सारा कार टाइटल ओनरशिप विल बी ऑन एवलांच ऑन एन ओन L1। अब आप सोचिए, दैट्स अ ह्यूज थिंग। गवर्नमेंट डेटा, कैलिफोर्निया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अगर जस्ट इंडिविजुअली सारे कार टाइटल में, आई थिंक there's 40 to 50 million cars in real time in California that are being owned। तो
तो ये सारा डेटा एवलांच के कम डीएमवी के L1 पे बैठता है। आप देखिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन कह रहा है कि वो अब टोकनाइज कर रहा है एसेट्स उसके मनी मार्केट फंड पे, वो उनके ओन L1 एवलांच पे बैठ रहा है। लेमनेड ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि फॉर सम फार्मर्स इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका दे विल डू क्रॉप इंश्योरेंस, वो अपने ओन L1 पे एवलांच पे कर रहे हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ यूज केसेस दैट वी आर सीइंग। एंड जो सारे लार्ज गेम्स हैं, गेम्स हैव मेजर लाइक लार्ज नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो नॉर्मल है, नॉर्मल चेंज हैंडल नहीं कर पाती हैं। आप उसको बैच करते रहिए करते रहिए करते रहिएगा, यू क्रिएटिंग इनएफिशिएंसीज। आपका खुद एक L1 हो, आप उस पर सारे ट्रांजैक्शन डालिए, कोई इशू ही नहीं है, देयर इज नो गैस फीस, कुछ नहीं है। सो यू आर सीइंग मेजर गेम, जैसे आप देखिए शैपनल देखिए, आप देखिए मेपल स्टोरी यूनिवर्स देखिए, वेब 2 एंड वेब 3 गेम्स, दे आर ऑल स्टार्टिंग देयर ओन L1s। तो एज वी आर सीइंग वेरी लार्ज यूसेज केसेस कमिंग ऑन, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ L1 स्पिनिंग अप, क्योंकि छोटे यूज केसेस के लिए यू कैन यूज काइंड ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स, बट इफ यू नीड स्केल एंड सिक्योरिटी अभी तक और कुछ है नहीं। यार अगेन लाइक आई कुड बी रॉन्ग, बट मैं थोड़ा अगेन माई परस्पेक्टिव इज़ डिफरेंट टू योर्स, क्योंकि द होल जर्नी इज़ फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? तो मैं जैसे अभी महसूस करता हूँ, जितनी मेरी अभी की समझ है उसके मुताबिक, अगर मैं ढांसू गेम बना रहा हूँ, राइट, या मैं एक प्राइवेट एंटिटी हूँ, तो उसके लिए it's given what you just mentioned will be an amazing tool to use, right? Because I'll get the full control, I get the full sovereignty of my ownership of मैं जो create कर रहा हूँ. But I'm little skeptical when we are talking about conceptually again, right? And I could be wrong in time, but as of today I'm little skeptical कि अगर वही centralized model हमें blockchain पर लेकर आना है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है ही नहीं. इफ़ द वैलिडेटर सेट्स आर डिक्टेटेड बाय मी, अगर मैं 2 बनाए, 3 बनाए, 5 बनाए, 8 बनाए, तो वी कैन प्रीटी मच कोऑर्डिनेट फ़ोन पर एक जूम कॉल पर क्या करना है, कैसे करना है, हो सकता है, विच इज़ फाइन. Horses for courses, depending on what you are doing, there would be a different solution. So that was my 2 cents on it, but I just wanted to register that, right? So I'm not saying that ये हो No, I सकता think है, that's a नहीं good हो point. सकता. I think again, when you're looking at decentralization, right? I think आपको सोचना पड़ेगा, what do you mean by decentralization? So I think traditionally हम Web3 में decentralization बोलते हैं कि अच्छा बहुत validator होने चाहिए, बहुत token holder होने चाहिए. I think that's true for an asset that's owned by many people. So for example, the actual token of Ethereum, right, or the actual token of Avalanche, I think that's absolutely true. I think that needs to be decentralized because the idea is कि एक कोई bank use own नहीं करता है, right? Because these are actual assets. Now let's take a step away and look at not assets but blockchain as a way of kind of storing your data, right? That's what these L1s are for, and that's what these enterprises use cases are. Most of the large government and enterprise use cases have nothing to do with your क्या कहते हैं tokens, right? Usually, it's more around running something at scale using blockchain. Now, blockchain, it's not always about बस decentralize कर लो कि आप बस 1000, 2000, 1 million validator डाल दो. Because I mean, for a game, right? For example, what you really want is कि people can own their assets, people can trade their assets. That asset might have inherent value if the token is put on on an exchange, and it creates a very seamless game experience for your users. Now usme the decentralization is the ownership of assets on the network. It is not kitne validator us network ko validate kar rahe hain. That is not decentralization on an enterprise use case. Or if you're saying DMV का California का example आप ले रहे हैं, what is decentralization of data in that example? It is not your validators. बिकॉज द गवर्नमेंट स्टिल नीड्स टू ओन द डेटा. आपका गवर्नमेंट कैलिफोर्निया का ये नहीं बोलेगा कि कोई भी वैलिडेट कर ले कि मेरा कार टाइटल ओनरशिप डेटा कहाँ बैठ रहा है. दैट्स द गवर्नमेंट्स वेरी सेंसिटिव डेटा, राइट? आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडिंग कि वॉट इज डिसेंट्रलाइजेशन इज सेइंग नाउ देयर इज नो वन कंपनी और नो वन बॉडी और वन ऑफिस जिसमें आपको जाना पड़ेगा टू रजिस्टर योर कार टाइटल ओनरशिप. अगर आपने गाड़ी बेची, आपको यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा. आप ऐप यूज़ करेंगे, अगर आपके पास डेटा है, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स इमीडिएटली, द कार टाइटल ओनरशिप इज shifted to the next person who's bought your car. That is the decentralization of like how data is stored and how data is processed. It's not about kitne validators hain. So I think that's a little bit of a shift that as the industry kind of matures, we also need to think about and understand, is that decentralization of the network is different and that has its own use cases. And then there's decentralization of like the actual
how does the system work, not the back end. So it's a little bit different. नहीं मैं समझता हूँ तो अगेन मैं सिंप्लीफाई करने के लिए खुद के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए तो ये अब डेफिनेटली जो करंट मॉडल है उससे डेफिनेटली या नॉच अप है, बहुत बड़ा अपग्रेड है बिकॉज ये सिस्टमाइज हो जाएगा, एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्केल और स्पीड दोनों बहुत बढ़ जाते हैं ये मॉडल से। तो डिसेंट्रलाइजेशन ये किसी और वक्त का सब्जेक्ट है, तो आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम ऑन दैट बिकॉज इट्स अ टेक्निकल एज वेल एज फिलोसॉफिकल कन्वर्जेशन, राइट? तो लेट्स लीव इट फॉर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कभी और मज़ेदार कहानी करने का फिर हमें कोई बहाना चाहिए, तो दैट वुड बी आर गुड सेगवे इन टू दैट। थैंक यू देविका, बट बहुत मज़ा आया। इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू ऐड और हाईलाइट that's likely to happen in next 6 to 12 months with Absolutely. Avalanche? So I think the only thing I'll say is कि आप न्यूज़ देखते रहिए. I think साउथ एशिया रीजन में भी काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ बाहर आ रही है. काफ़ी लार्ज कंपनीज हमारे साथ काम करने वाली हैं, एंड आई थिंक as we have some more upgrades on the network, I think it'll become the network that you're all looking for, hopefully. So I think definitely keep us in mind, keep looking out for our updates. अगर कोई डैप बिल्ड कर रहा है, दे लुकिंग एंड दे इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग ऑन एवलांच, प्लीज रीच आउट टू मी, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. So before we wrap up, Devika, I'm going to ask you three quick questions, right? And this is purely from Avalanche point of view. So what kind of builders do you feel should reach out to you as soon as they hear or as soon as they see Any this episode? builder that's building in blockchain, that's excited and passionate, जिनके पास कोई रियल यूज केस है, and या तो आइडिया भी है, रीच आउट टू अस. हमारे पास बहुत सपोर्ट है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे. अगर आपके पास काइंड आइडिया है, प्रोडक्ट नहीं बिल्ड हुआ है, वी हैव कोड बेस विच इज़ आर इंक्यूबेटर. अगर आइडिया और प्रोडक्ट है बट फंडिंग चाहिए, हमारे पास ग्रांट्स प्रोग्राम एंड इन्वेस्टमेंट्स प्रोग्राम है. अगर सब कुछ है, मार्केटिंग सपोर्ट ही चाहिए, हमारे पास वो भी है. सो any builder at any stage that has an idea, reach out to us. Excellent. Second question. What is the vibe of your community as of today? I think थोड़ी serious है शायद, and we're looking to make it more fun. तो हम लोग across South Asia काफ़ी interesting events कर रहे हैं. I think conference के साथ भी काफ़ी side events करेंगे. We want it to be fun. We want कि कोई भी आए, they feel engaged, they feel कि कोई भाई मिल गया, या बहन मिल गई टाइप्स, कोई दोस्त मिल गए. So we're working on it. अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हों, प्लीज़ लेट अस नो. Excellent. और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे यंगस्टर्स हमारा एपिसोड देखते हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग इवेंट इन साउथ एशिया जो एवलांच ऑर्गेनाइज कर रहा है या लॉन्च कर रहा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो हैकाथॉन भी हो सकती है. सो अगर आप बताना चाहें तो इट वुड बी अ बिग पॉइंट for people to register and look up to that event. So actually अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, then I think CUTM यूनिवर्सिटी के साथ हम 4 दिन का प्रॉपर वर्कशॉप कर रहे हैं with a hackathon at the end. So please sign up. That's actually in 2 weeks. नहीं तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे across the region, major cities में हर जगह, and we'll have an Avalanche launch around December soon. So stay on the lookout for that news. तो 2 हफ्ते में एक इवेंट है, जैसे देविका ने बताया, तो ध्यान रखना. और सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो दिसंबर में होगी. तो देविका, बिफोर वी रैप अप, कैन यू थ्रो सम एवलांच लॉन्च, तो ये क्विक ये कहाँ पर है और कौन से लोकेशन पर होने वाली है? So I am not in charge of planning the Avalanche launch. I think वो जो इंडिया में कम्युनिटी मैनेजर है वो प्लान कर रहे हैं. So I think that will be in Bangalore around India Blockchain Week. Perfect. I think this would be a good alpha for all the young people around. जिनको एवलांच में इंटरेस्ट है उनको पार्टिसिपेट करना है. आई डेफिनेटली थिंक दैट शुड बी अ गो टू प्लेस इन दिसंबर. अपना कैलेंडर बुक कर लो, मेक श्योर यू हाईलाइट दैट एंड ब्लॉक दोज डेट्स. तो धन्यवाद देविका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके. मुझे उम्मीद है आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा. Absolutely. Thank you so much for having me, and I hope किसी को कुछ इंटरेस्टिंग या तो they learned something interesting today, या तो कुछ इंटरेस्टिंग सुना, सीखा, देखा. So hopefully this was valuable.
बिल्कुल सही। वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका देविका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।